इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से ये बोल रहे थे कि मैं आपको DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊं, किस तरह मैंने अपना एग्जाम को क्वालिफाई किया था इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद ओनली सेल्फ स्टडीज़। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता है कि DSSB का टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्जाम होता है, या कोई भी टीजीटी का आप एग्जाम देते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो मैं क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी, ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हमारे पार्ट ए के अंदर आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, एंड सेम पार्ट भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। देन अगर हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं, यू नो दैट कि हमारा जनरल अवेयरनेस डीके होता है उसमें। देन आपका मैथ्स होता है, आपका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, रीजनिंग होता है। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस की जीके की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जीके हमारा इतना ब्रॉड सिलेबस होता है, इतना वास्ट सिलेबस होता है कि कोई भी पर्सन चाह के भी उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इसीलिए जितना मैक्सिमम आपको हो पाए, क्योंकि आपको जीके के अंदर भी जनरल अवेयरनेस भी देखने को मिलती है। देन आपका स्टैटिक जीके आ जाता है इसके अंदर, आपकी थोड़ी बहुत साइंस आ जाती है, जनरल साइंस आ जाती है, आपके इंपॉर्टेंट डेज भी आ सकते हैं। वो आपके जो ये सारी चीज़ें हैं ना, देन आपके कुछ इन्वेंशंस, डिस्कवरीज वगैरह भी आ जाती हैं, करंट अफेयर्स भी हो जाते हैं। तो आपका जो मेन जीके है, इट इज़ वेरी वेरी वास्ट। तो कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम पढ़ सकें उतना मैक्सिमम पढ़िए। कम से कम एटलीस्ट इतना हो कि 20 में से हम 12-13 स्कोर कर पाएँ। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बता रही हूँ। येस, 12-13 से ज़्यादा भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका जीके बहुत अच्छा है। बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, और जनरली साइंस मैथ्स वालों का, इंग्लिश वालों का जीके थोड़ा वीक ही रहता है, जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन करी है। तो मेरा भी जीके बहुत ही ज़्यादा वीक था, अब जाके थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया है। सो आप इतना कर सकते हैं। देन बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप लोगों को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग आपके दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। एज यू नो, हमारा एग्जाम जो होता है, आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं 120 मिनट में, तो हार्डली 35 से 36 सेकेंड से मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो जिसमें आपको सॉल्व भी करना है। तो रीजनिंग और मैथ्स में अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, और साथ में आप दोनों के अलग अलग रजिस्टर ज़रूर रखें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते करते आप, क्योंकि लॉन्ग कट से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूर सीखें। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप कोई भी चैनल ले सकते हैं। आपको मैंने DS सर का चैनल बताया था, जिसमें आपको मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलेंगी कि आप कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम 15 सेकंड में, 20 सेकंड में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप वो एक बार देखिए, देन मुझे ज़रूर अपना कमेंट अपना बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड अगर हम लोग रीजनिंग पे जाएं, तो रीजनिंग में संदीप सर पढ़ाते हैं आपको अध्ययन मंत्रा पे, उनकी आप क्लासेस देख सकते हैं। हर एक टॉपिक बहुत अच्छा समझाया गया है, साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत काम आने वाली है। तो रजिस्टर लेके बैठे, जब भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब पे ले रहे हैं, तो रजिस्टर हमेशा साथ में रखिए। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, सिलॉग कर रहे हैं, या एनालॉगी कर रहे हैं, तो हमेशा अपने पास एक नोट ज़रूर रखिए जो रीजनिंग का ही रजिस्टर हो, प्रॉपर मैथ्स का अलग हो, और शॉर्ट ट्रिक नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स को एक बार लर्न ही करना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे होगी। उस टाइम पे आपका टाइम बहुत सेव होने वाला है इससे। एंड पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपको पता है, प्रिपरेशन से पहले प्रीवियस ईयर्स को ज़रूर देखें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस किए जाते हैं हर बार, हर साल कौन से क्वेश्चन हैं जो आ ही रहे हैं। तो ये ज़रूर देख के जाइएगा। देन बात करें इंग्लिश हिंदी की, तो इंग्लिश में आपको अपनी अच्छी से ग्रामर करनी है। इसके लिए भी अगर आप लोग कोई बुक लेना चाहते हैं ग्रामर की, ऑक्सफोर्ड की लेना चाहते हैं, या जनरली ग्रामर प्लस की बुक आती है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, आप वो लेना चाहते हैं, कोई NCERT की लेना चाहते हैं, आप वो ले सकते हैं। पर इसमें क्या होगा ना, ग्रामर पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मैं आपको चैनल्स के थ्रू ही बोलूँगी कि अगर यूट्यूब पे या कहीं पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किसी भी टीचर से ले रहे हैं, अगर आप वो ले सकते हैं, कंटिन्यू करिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चंस, क्योंकि हम ग्रामर पढ़ के कुछ भी नहीं होने वाला है कि हम नाउन खोल के बैठ जाएं, हम फिर एडवर्ब्स पढ़ रहे हैं, नो नॉट एट ऑल। आपको वो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। दिस इज़ द टाइम फॉर प्रैक्टिस। इतना जनरली सबको पता होता है कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं आप? प्रैक्टिस अगर आप चाहें तो आपके DS सर पे सर है जो पढ़ाते हैं, वो आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छी कराते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस भी कराते हैं। एक एक वीडियोस के अंदर आपको फ्रेजेस, क्लॉजेस, इडियम्स, ये सारी चीज़ें की
देखने को मिल जाएंगी नाउन्स, तो जिससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो सकती है। बाकी आप किसी भी बुक से लेके नीतू सिंह मैम की आप बुक ले सकते हैं वोकैबलरी के लिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए भी 8th क्लास तक की ग्रामर की बुक, अगर आप कोई भी व्याकरण ले लेंगे हिंदी व्याकरण की बुक तो तैयारी हो जाएगी। बट कंसेप्ट एक बार बस रीडिंग कर ली है, संज्ञा पढ़ ली, बस हो गई। बार बार ये नहीं पढ़ना है कि संज्ञा क्या होती है या बार बार सर्वनाम, नो, आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस आप राहुल सर के चैनल से कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, चाहे सीटेट के हों, चाहे केवीएस के हों, चाहे DSSB के हों। वो आपको अध्ययन मंत्र राहुल सर के नाम से मिल जाएगी सीरीज़। तो उसमें आई थिंक 40 से 42 क्लासेज है, जो मैंने सारी अटेंड की थी उस टाइम पे, तो इसलिए आपको बता पा रही हूँ कि वो बहुत अच्छा है। उससे काफ़ी सारी प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आई थिंक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हमारा GK एंड रीजनिंग कंप्लीट होता है। नाउ बात करें अगर हम मेन सेक्शन की, आपका साइंस की, TGT साइंस की, तो आपको पता है कि TGT साइंस जो होती है 6 से लेके 10 तक की क्लासेस पढ़ाती हैं, जिसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 होना, क्वालिफाई होना कंपलसरी है। ठीक है, उसमें 60% मार्क्स। तो बिगिनिंग, अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन की, तो हमेशा मैं यही बोलूँगी 6 to 8 इज़ द बेस ऑफ TGT नेचुरल साइंस। मतलब जिस बच्चे को 6 to 8 नहीं आती है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो 6 to 8 तो आपका ऐसा होना चाहिए एकदम टिप्स पे, क्योंकि अगर आप लोग पीछे प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, क्वेश्चंस जो होते हैं 9 to 12 से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 6 to 8 आपका जो है वो बेस है, जो आपको क्लियर करना, उसको अपने दिमाग में बैठाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगर आप पीछे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो उसमें 9, 10, 11, 12 इन 4 क्लासेस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। ऐसा नहीं है 6 to 8 से नहीं पूछा जाएगा, 10 to 20% 6 to 8 से भी आता है, पर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं 9, 10 ऑलमोस्ट 40 to 45%, और बाकी जो आपका बचते हैं 35 to 40% 11, 12 से पूछे जाते हैं। जबकि आपको 6 to 10 ही पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो अब क्या करें, हमारा बहुत सारा 11, 12 तो बहुत सारा है, कैसे करें? तो पहले 11, 12 को साइड रख के हम लोग 6 to 10 पे पहले फोकस करेंगे। तो 6 to 8 अपने हार्डली 7 या 8 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप अभी से हिसाब लगाएं, आज हमारी 1 दिसंबर हो गई है, तो आप अगर अपना हिसाब लगाते हैं, हमारा एग्ज़ाम अगर मार्च में होता है तो वी हैव दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हालांकि एग्ज़ाम मार्च के बाद भी जा सकता है, क्योंकि नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स पहले होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपने 3 महीने के हिसाब से स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, ताकि फरवरी तक कोर्स एकदम कंप्लीट हो जाए ऑन टिप्स, और मार्च आप अपना रिविजन के लिए रखें। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं तो बहुत बेसिक है, आपको एक अच्छी सी रीडिंग करनी है उसकी, और जो एटलीस्ट बॉक्सेस में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है साइंटिस्ट के बारे में, डिस्कवरर के बारे में, लाइक 8th क्लास की बुक में एडवर्ड जेनर का नाम है। ठीक है, आप लोगों को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिख जाएगा आपकी 10th क्लास की बुक में। देन आपको ये लुइस पास्चर का नाम दिख जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से, इवन 6, 7, 8 जो ये तीनों बुक्स हैं, आपको इतना टारगेट बनाइए। वैसे तो 3 या 4 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए, बट मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अपना टारगेट प्लान करिए नेचुरल साइंस वाले, कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर हम आज से शुरुआत करते हैं, मुझे 6 to 8 को पूरा कंप्लीट करना है, इसका एक भी पेज नहीं छोड़ना है, एंड फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, क्योंकि NCERT की लाइन टू लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक लाइन से एक आंसर बन सकता है, एंड स्पेशली अगर बॉक्सेस वाले कलर्ड बॉक्सेस है, उनको भी आपको नहीं छोड़ना है। इवन जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, वो भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो अगर हमारा 6 to 8 क्लियर हो जाता है, तभी हम लोग 9, 10 के लिए प्रिपेयर होते हैं। देन बात करते हैं 9, 10 की। तो 9th की थोड़ा सा पैटर्न ही, पूरा एग्जाम का पैटर्न, बुक्स का पैटर्न एकदम अलग है। जहाँ हम कलरफुल बुक्स पढ़ रहे होते हैं, वहाँ हम एकदम सिंपल बुक पे आ जाते हैं, हमारी ब्लू कलर की बुक पे, दैट ब्लू पर्पल बुक। तो वहाँ आप कैसे करेंगे, 9th का आप लोग पहले आप 9th पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, 9th और 10th, जब आप लोग 9th और 10th करेंगे, आप एक तो ये कर सकते हैं कि मैं 9th का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लूँ, और क्योंकि 9th और 10th का जो सिलेबस है ना, वो आपने देखा होगा, अगर वो कोरिलेटेड इतना नहीं है। मतलब आप 9th में केमिस्ट्री में मैटर पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर भी, दूसरा चैप्टर भी, देन तीसरा आप एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, देन 4th आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये सब पढ़ रहे हैं। और आप जब उसमें आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं, 10th में आप केमिकल रिएक्शंस हैं। तो ये इंटर रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स नहीं है कि आपको केमिस्ट्री को साथ में करना पड़ेगा। आप एक दिन में करिए कि 9th क्लास की बुक स्टार्ट करिए, या तो आप केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, जैसे 9th के 4 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के,
और 10th में भी आपके 4 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। तो आप 9-10 की केमिस्ट्री का टारगेट बना के चलिए कि मुझे 7 या 8 दिन के अंदर, अगर मैं कम बोल रही हूँ तो ज़्यादा, वैसे ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं इससे ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स आपको एक दिन में करने पड़ेंगे। तो आप 1 वीक से ज़्यादा नहीं लगाइए। 1 वीक के अंदर ये 4 और ये 4, ये 8 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। हमारे 14 दिन के अंदर हमने 6 to 8 कर लिया और हम लोगों ने केमिस्ट्री कर लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी बायोलॉजी पोर्शन पे। आपका बायोलॉजी के ज़्यादा चैप्टर्स हैं नहीं, सिर्फ एक सेल चैप्टर है, टिश्यूज़ चैप्टर है 9th में, और एक आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। ये तीन चैप्टर्स आप लोग 2 दिन में, 2 दिन मान के चलिए, 2 दिन के से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि जो 10th के बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं दे आर वेरी वेरी लॉन्ग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कोई इंटर रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि सेल आप लोग उसमें पढ़ रहे हैं 9th में, 10th में कोई सेल का टॉपिक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप 10th पे आ जाएंगे। 10th में हमारा आपको पता है रिप्रोडक्शन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, देन वी हैव हेरिडिटी चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेसेस एंड आर एनवायरनमेंट। ये 5 चैप्टर्स हैं आपके 10th के। तो ये 5 चैप्टर्स को करने के लिए आई थिंक आपको 7 दिन तो ज़रूर लगेंगे एक हफ्ते के अंदर। तो एक हफ्ता ये और 2 दिन वो, 9 या 10 दिन। 10 दिन के अंदर अंदर आपको 9th और 10th की बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। तो हमारे 7 और 7 14 दिन हो गए थे और ये हमारे 10 दिन बायोलॉजी हो गई, तो हमारे हो गए 24 दिन, ठीक है। बचे 6 दिन। अब हम फिजिक्स पे अगर आते हैं तो 3-4 चैप्टर्स ही आपके हैं जो फिजिक्स के हैं 9th क्लास में, और आपको 3-4 चैप्टर्स 3 दिन में करने हैं, ठीक है। तो हमारे 3-4 दिन में अगर वो हो जाता है हमारा 27 दिन। और ये जो आपके फिजिक्स के चैप्टर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स मिलेगा, ह्यूमन आई मिलेगा, ये जो चैप्टर्स हैं आपके दे आर टाइम टेकिंग, आपको टाइम लगेगा। तो आप ये 5 से 6 दिन, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम। तो ऑलमोस्ट 32-33 डेज़ के अंदर अंदर अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अगर हम लोग सीरियसली कंसिस्टेंटली वर्क करें इसी तरह से टाइम टेबल में, तो आप ये मान के चलिए कि आज अगर शुरू करते हैं ना, तो आपका 2 या 3 जनवरी तक 6 से लेकर 10 तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आप एक्चुअली में ऐसे ही चलेंगे तो ऑलमोस्ट 32 डेज़, मतलब 1 महीने में हमारा 6 से लेकर 10 तक का सिलेबस। मैं ये एवरेज कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, जिसको नॉर्मल नॉलेज है। अगर आप लोगों को नॉर्मल नॉलेज है तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है करना। 11th-12th को करने में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आपको 11th-12th का सिलेबस, आपको पता है कि बायोलॉजी की भी 2-2 बुक्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इम्पॉसिबल हो जाता है इवन इसको इतना सारा करना। तो आपको 11th-12th के लिए क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, जैसे मेरी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में है, तो आपको केमिस्ट्री तो 11th-12th का पूरा करना है, ठीक है। अगर आपका बायोलॉजी है, आप बायोलॉजी पूरा करिए। तो एक सब्जेक्ट तो आपको इतना कंफर्म करना है कि इधर से 11th-12th से भी आ जाए तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। 11th-12th हो गया। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, फिजिक्स और बायोलॉजी में से, जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, एंड बायोलॉजी आई थिंक मुझे लगता है फिजिक्स से ज़्यादा अच्छी है, बट हाँ, जो फिजिक्स बैकग्राउंड की होगी उनको पर, क्योंकि 9-10 की फिजिक्स आपने करी है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ना ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है, न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आते हैं फिजिक्स में। तो बायोलॉजी आपका लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो आप लोग कोई भी अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक अपना सब्जेक्ट करेंगे और एक और ऐसा करेंगे कि जितना हो पाए मैक्सिमम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट करना है, बट हाँ, जो लग रहा है कि पीछे प्रीवियस ईयर्स में देखिए जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको करने ही करने हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं भी वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको 11th-12th में कौन से करने हैं, जैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। देन आई डेफिनेटली पहले मैं पीछे के प्रीवियस ईयर्स का देखूंगी, उसके बाद ही आप लोगों को बता पाऊंगी। इट इज़ टाइम टेकिंग। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंगली, आपने मुझे कहा था कि मैं आपको स्ट्रैटेजी दूं, मैं आपको टारगेट दूं, तो मैं आप लोगों को 2-3, आज 1 दिसंबर है, मैं आपको 2-3 जनवरी तक का टारगेट दे रही हूँ कि आप लोग तब तक 6 to 10 तक का साइंस पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ताकि इधर से कुछ भी आ जाए। एंड लाइन टू लाइन, मैं हमेशा बोल रही हूँ कि जो चीज़ हम समझते हैं ना कि इससे कुछ नहीं आएगा, हम छोड़ देते हैं, उसी लाइन से क्वेश्चंस आए होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी के कलर्ड बॉक्सेस, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एंड अवॉइड मल्टीपल बुक्स। इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बजाय ना, हम लोग कई बार इतनी सारी बुक्स को पाइलअप कर देते हैं और फिर उनको देख के हमें टेंशन होती रहती है, अरे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। नो, आप एनसीईआरटीज़ के अलावा पार्ट 2 के लिए एनसीईआरटीज़ के अलावा साइंस की कोई भी और एक्स्ट्रा बुक मत रखिए। हाँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, जब आपको लगे कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अब इतनी अच्छी हो गई, नाउ आई एम रेडी टू गिव टू एमसीक्यू, तब आप वो एमसीक्यू की बुक लीजिए। अदरवाइज एनसीईआरटीज़ को इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बजाय ना, एनसीईआरटी को ही अगर आप 10-12 बार पढ़ लेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा है।
और कोई भी नहीं रोक सकता आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर होने से। एग्ज़ाम बेसिकली क्लियर इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कभी हम कुछ और पढ़ने लग जाते हैं, कभी हम किसी और बुक से पढ़ने लग जाते हैं। हमारा डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन की वजह से, काफ़ी सारे ऐप्स की वजह से हम डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सिलेक्शन से बहुत दूर लेके चली जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिस्ट्रैक्शन जो होता है मेजर फ़ोन, अगर आप फ़ोन को एक फ्रेंड की तरह रखेंगे तो आई थिंक फ़ोन से अच्छा कोई फ्रेंड ही नहीं है। फ़ोन आपके पास, इंटरनेट जो है ना, इट इज़ आप बोलेंगे कि सी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की इतना ज़्यादा है उसमें कि अगर मैंने हमेशा अपने फ़ोन को फ्रेंड की तरह यूज़ किया। तो हम लोग अगर डिस्ट्रैक्टेड ना हो, फ़ोन को एक फ्रेंड की तरह यूज़ करें, हम लोग फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई करें, इधर उधर और हम फोकस्ड नहीं रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम इतनी सारी बुक्स को कलेक्ट कर लेते हैं कि जिससे हमें स्ट्रेस होता है। तो ये चीज़ें हमें सिलेक्शन से दूर कर देती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फोकस्ड, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, फोकस्ड रहना है। अवॉइड मल्टीपल बुक्स, इतनी सारी बुक्स के बजाय अपने एनसीईआरटी को ही अपना हथियार बनाना है। थर्ड पॉइंट, जो हम लोग इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत जल्दी स्ट्रेस होता है, तो आप लोग योगा मेडिटेशन ज़रूर करें। हम स्ट्रेस की वजह से कई बार क्या होता है, हम लोग फोकस नहीं कर पाते। तो तीसरी मिस्टेक यही होती है कि हम ये सोचते हैं कि अरे पता नहीं क्या होगा, हम रिजल्ट का पहले सोचने लग जाते हैं, इस बार नहीं होगा तो अब पता नहीं क्या होगा। ये तीसरी मिस्टेक्स होती हैं कि हम लोग फोकस्ड या हम लोग स्ट्रेस में आके अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। देन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, जब हमारा ऊपर भरोसा नहीं रहता है ना, कई बार हमें ये भी होता है कि हमें लगता है कि उसकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही है, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो बच्चे तो 2 साल से पढ़ रहे हैं, मैं 4 महीने में क्या उखाड़ लूँगी, ये जनरली हमारे दिमाग में आता है। तो अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर कर देती हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। एंड लास्ट चीज़ कि आप लोग किसी भी प्रिपरेशन के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कभी पहले ढिंडोरा ना पीटें कि हम तो ये पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम क्या होता है, हम इतना शोर मचा देते हैं ना, उसके बाद हमारा काम नहीं हो पाता है। मैं डेफिनेटली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। तो बोलते हैं ना, ऑलवेज वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस स्पीक्स। इसका मतलब ये है कि इतनी मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी जो सफलता है शोर मचा दे। सो वर्क इन साइलेंस, शांति से काम करें बिना किसी को बताए, और फिर देखिए आपकी सक्सेस कैसे आपके पीछे पीछे आती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जो आपके न्यू टॉपिक्स हैं, जो आपके DSSB ने रिलीज़ करे हैं फॉर द नेचुरल साइंस सिलेबस, उसके लिए मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है, क्योंकि वो आपको 11th-12th की एनसीईआरटी में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो नहीं मिलेंगे। इस बार पहली बार सिलेबस रिलीज़ हुआ है, आपके दिमाग में ये भी होगा कि हम पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। येस, सिलेबस के अकॉर्डिंगली करें आप, लेकिन जो आपको करना है 6 to 10 उसमें तो कुछ भी मत छोड़िए। बाकी आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11th-12th में जो आपको लग रहा है कि जो सिलेबस गिवन है ना, वो कर लीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। एंड पार्ट ए के पे भी आपको बिल्कुल उतना ही फोकस करना है जितना पार्ट बी पे करना है, क्योंकि हमारी जो मेरिट बनती है इन दोनों को मिला के बनती है। तो इसी चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।